अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मुज़ाहिर अब्बास हियर, वेलकम टू योर क्लास। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने मेन बात की थी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है और उसमें रिजर्वायर क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने कहा था कि एक स्टोरिंग बॉडी है जहाँ से वो ट्रांसफ़र होगा न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम क्लासेस देखें तो दो तरह की होती हैं कि एक जो होता है वो गैसियस साइकिल होता है या जिसे गैसियस भी बोल देते हैं, या फिर मिनरल साइकिल होता है। ठीक है, तो मतलब कहने के ये कि जो चीज़ आपके एटमॉस्फेयर से आ रही है या जो चीज़ जिसका मेन रिजर्वायर सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, आपके कोर्स में जो इंक्लूडेड है वो दोनों गैसियस साइकिल हैं। ठीक है, और हमने दो ही इंक्लूड करने हैं, और हमने दो इंक्लूड करने का मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल मतलब आपको पता है वाटर के साइक्लिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, जहाँ से वो मूव करके बिटवीन द रिजर्वायर आएगा, और इसको दूसरा नाम हाइड्रोलॉजिकल भी दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल इस वजह से कहते हैं, आपको पता है कि जो टर्म हाइड्रो है इसका मतलब ही क्या होता है, वाटर। ठीक है, और लॉजिकल का मतलब लॉगी से निकला है, मतलब स्टडी ऑफ द वाटर। तो इसको हम कहते हैं जी वाटर साइकिल। ये स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हम वाटर साइकिल को आखिर क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखें, आपकी बॉडी में जो वाटर है वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसका इतना ज़्यादा रोल है। आपका ब्लड देखें, मेन पोर्शन उसका वही है। प्लाज्मा को देख लें तो वो है ही वाटर है। तो ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर ये वाटर ना हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो स्टॉप हो जाएगा। और नॉर्मली एक टर्म यूज़ की जाती है कि पानी से ही ज़िंदगी है। तो इसकी हम आज देखते हैं कि किस तरीके से जो वाटर है वो हमारे सरफेस पे आता है, अर्थ पे आएगा और वापस किस तरीके से जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं डिफाइन। देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ। ठीक है, वाटर आएगा कहाँ से, एटमॉस्फेयर से आएगा, और किस जगह पे आ रहा है जी, ज़मीन पे आ रहा है। ठीक हो गया, एंड देन बैक टू द इन्वायरमेंट। क्योंकि ये एक साइकिल है, तो आपको पता है साइकिल जहाँ से भी स्टार्ट होता है उसका एंड भी वहीं पे होता है। तो जो वाटर है वो अर्थ के ऊपर आ रहा है एटमॉस्फेयर से, और उसकी वापस जब अर्थ पे डिफरेंट प्रोसेसेस होने के बाद ये वापस आपके इन्वायरमेंट में भी चला जाएगा। तो इस सारी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं जी, वाटर साइकिल। अच्छा, मेन रिजर्वायर इसका अगर आप देखें तो क्या चीज़ है, मेन रिजर्वायर इसका क्या है जी, ओशियन। ठीक है, और टोटल अगर वाटर देखें हमारी अर्थ पे जितना भी मौजूद है तो उसका जो 97% होता है वो ओशियन में ही मौजूद होता है, या ओशियन की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, और जो ओशियन में या जो वाटर है यहाँ पे, इसके लिए आपने एक और लफ्ज़ भी सुना होगा, हम इसे कहते हैं मैरीन वाटर। ठीक है, खारा पानी, मतलब जहाँ पे साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा होती है, और बाकी जो 3% होता है वो आपका फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, जो कि लेक्स की, पॉन्ड्स की फार्म में है, एक्वीफर की फार्म में है, और वो आप उसे पीने के या ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वाटर साइकिल को जैसे भी साइक्लिक एक्टिविटी है, तो कोई भी चीज़ करने के लिए एक एनर्जी चाहिए या फोर्स चाहिए। तो जो भी ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, सबसे पहले पे जो ड्राइविंग फोर्स आ रही है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, सूरज की रेडिएशन आएंगी ज़मीन पर। ठीक है, और आप आगे जो सारे प्रोसेसेस देखने लगे हैं वो आपको समझ भी आ जाएगी कि जहाँ पे भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे वो हीट आएगी। हीट जो होगी क्या करेगी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा करती है, और वो फिर क्या होता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ से आती है, सन से, तो इसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक हो गया। दूसरी जो एनर्जी है जो कि इस वाटर साइकिल को ड्राइव कर रही है या इसे कंटिन्यू करवा रही है वो है ग्रेविटी। देखिए, पानी जब बारिश होगी ज़मीन पे आएगा तो वह नीचे जब चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो कि उसे नीचे की तरफ खींच रही है वो कौन सी है, ग्रेविटी। ठीक है, तो दूसरी जो फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं जी, फोर्स ऑफ अर्थ, या उसे ग्रेविटेशनल पुल भी कहा जाता है। तो ये है ग्रेविटी। तीसरी चीज़ देखें तो क्या चीज़ है, ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल क्या होता है कि ये आपके कोर्स में इस वक्त यहाँ पे सिर्फ दो फोर्सेस लिखी हुई हैं, मैंने तीसरी भी इंक्लूड की है। इसका मकसद ये है, देखें, जब भी ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट्स के थ्रू तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स की जो सरफेस होती है वहाँ से वाटर आपके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो वहाँ पे एक वाटर ग्रेडियंट काज होता है लीफ सरफेस पे।
तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वाटर अपने हाई फोर्स से या जो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएगा, तो ये रूट्स जो होती हैं वहाँ से पानी फिर एब्जॉर्ब होकर एरियल पार्ट्स की तरफ जाएगा, और जब वहाँ पे यूज़ होगा तो वहाँ से उसकी इवेपोरेशन भी हो जाएगी। तो एक जो फोर्स है विद इन द प्लांट बॉडी उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, और उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, जैसे आप अर्थ की फोर्स को आपने ग्रेविटेशनल पुल का नाम दिया हुआ है। अच्छा, देखें फिर वाटर इन द इन्वायरमेंट, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर किस किस फॉर्म में मौजूद है। तो देखें, आपको पता है कि हमने कहा कि वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे पानी मौजूद है, दूसरा जो लिविंग बॉडीज़ है वहाँ पे भी मौजूद है। तो कुछ जो पानी है उसकी क्या हो रही है, इवेपोरेशन हो रही है, रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। ये आगे टर्म्स लिखी हुई हैं, उनको प्रॉपर डिफाइन भी किया हुआ है, आपको अच्छा आइडिया भी हो जाएगा। हम एक जनरल कंक्लूड कर रहे हैं कि पानी किस किस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो यानी इवेपोरेशन के नतीजे में वेपर्स बनेंगे, तो कुछ जो पानी है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होगा। ठीक हो गया। कुछ जो पानी है जब बारिश होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, ज़मीन की सरफेस के ऊपर बहना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रन ऑफ द ग्राउंड वाटर, या मतलब जो ज़मीन की सरफेस के ऊपर पानी है उसका बहाव। और फिर है जी वापस जब वो रन करेगा तो उसके बाद वो ओशियन या जो मैन इसका रेजरवायर है वहाँ पे चला जाएगा। और कुछ जो पानी होता है वो क्या करेगा, रन ऑफ के नतीजे में दूसरा जो होगा वो पानी आपकी जो अर्थ होती है उसमें परकुलेट कर जाएगा। परकुलेशन का मतलब होता है, आगे हमने इसको प्रॉपर डिफाइन भी किया हुआ है, एब्जॉर्ब, या जिसे आप कह सकते हैं पानी का इंजज़ाब। ठीक है, मतलब पानी का जज़ब हो जाना ज़मीन की सरफेस में, इसे कहते हैं परकुलेशन। ठीक हो गया। तो ये वाटर हमारे इन्वायरमेंट में इस तरीके से मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस वाटर साइकिल में, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले है इवेपोरेशन। ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि वाटर साइकिल में आपको बहुत काम आती हैं और आपको प्रॉपरली इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। बहरहाल इस चीज़ से आप वाकिफ़ भी हैं। हम कहते हैं इवेपोरेशन क्या चीज़ है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर बॉडीज़। जहाँ पे भी पानी मौजूद है वहाँ से पानी का इवेपोरेट हो जाना, वहाँ से रिमूव हो जाना वेपर्स की फॉर्म में, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक हो गया। दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन ये भी इवेपोरेशन ही है, ठीक है, लेकिन जब ट्रांसपिरेशन आप कहेंगे तो वो मेनली प्लांट सरफेस होगी। रिमूवल ऑफ वाटर दैट इज इवेपोरेशन, लेकिन उसकी लिमिट है कि वो कहाँ से रिमूव हो, फ्रॉम द प्लांट सरफेस। और ये जब आपने पढ़ा था तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, वो लीव्स के थ्रू हो रही है, जिसको आपने स्ट्रोमेटल ट्रांसपिरेशन का नाम भी दिया हुआ है। और इसके अलावा जो 10% होती है वो लेंटिक्यूलर या लेंटिस्यूलर ट्रांसपिरेशन भी होती है, जो कि मतलब बार्क बीरिंग ट्रीज जो होते हैं वहाँ से जो वाटर रिमूव होता है उसे कहते हैं लेंटिस्यूलर ट्रांसपिरेशन। तो ये जब पानी रिमूव होगा इवेपोरेशन होगी, लेकिन प्लांट की सरफेस के थ्रू, तो इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हो गया जी कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को आप वापस सुनते रहते हैं। देखें, जब इवेपोरेशन हुई या ट्रांसपिरेशन हुई तो जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में कहाँ पे चला गया, वो आपके इन्वायरमेंट में चला गया। यही वाटर वेपर्स जब होते हैं आपस में कंडेंस, उनकी आपस में जॉइनिंग होती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं बखारात का बनना। ठीक है, तो इसको हम कह रहे हैं क्लाउड फॉर्मेशन या बखारात का बनना। ठीक है, और जब बखारात बनेंगे तो फिर उसी के नतीजे में फिर बारिश हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें आ जाता है प्रेसिपिटेशन। ठीक हो गया। ये प्रेसिपिटेशन या जो मैं प्रोसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ वन बाय वन, ये आपके कोर्स में इस तरह से बताए नहीं गए हैं, सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन मैंने अलग अलग डिफाइन इसलिए किया है कि हैं ये सिंपल चीज़ें, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे या आप एक अच्छे सा टॉपिक समझोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। प्रेसिपिटेशन क्या होती है जी, द प्रोसेस ऑफ द रेनफॉल। ठीक है, जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और ये जो बारिश होती है ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है रेन की फॉर्म में, मतलब जब पानी के कतरे ही ज़मीन पे आ रहे हैं। दूसरा है जी स्नो, जब क्या होता है, बर्फ़ जब बनती है और वो ज़मीन पे जब आएगी। हेलिंग कहते हैं यालाबारी। और स्लीट, ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ होगा, स्लीट। स्लीट क्या होता है कि कुछ पानी भी है और उसके साथ स्नो या जो हेल है वो भी मौजूद होगा। यानी अभी जब बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ज़मीन पे आ रही है, या जब यालाबारी होती है तो सिर्फ ओले बरस रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब उसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी के कतरे भी आ रहे हों तो उसको हम कहते हैं स्लीट। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वाटर टेबल एंड वाटर बेसिन्स। ये क्या चीज़ होती है जी, जब देखें
ज़मीन के अंदर पानी चला जाएगा, ठीक हो गया। आगे डायग्राम में भी आपको ये चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी आप उसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें, अंडरस्टैंडिंग ले लें, फिर हम डायग्राम के थ्रू भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब पानी मतलब रन ऑफ होगा और उसके बाद क्या होगा कि पानी का इंजज़ाब होगा, पानी जज़ब हो जाएगा ज़मीन के अंदर। अगर आप मतलब अर्थ की अपर सरफेस देखें तो वहाँ पे पानी जो होगा कम होगा, लेकिन कुछ जब नीचे ज़्यादा जाएंगे आप तो वहाँ पे वाटर की सैचुरेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स कम होंगे और जो वाटर होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये टॉप ऑफ द सैचुरेशन जोन जो होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल, ठीक हो गया। किसके नीचे, यानी ये वो टेबल है, ये वो लिमिट है जिसके नीचे पानी ने ज़मीन को बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड किया हुआ है, तो इसे कहते हैं वाटर टेबल। नेक्स्ट आ गया कि वाटर बेसिन क्या चीज़ होती है। बेसिन देखें, हम आम एक लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं जो कि आपके किचन में भी यूज़ होता है, कोई भी डिप या डिप्रेशन वाली चीज़, तो हम कहते हैं द डिप आर डिप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड वाटर बेसिन। ठीक हो गया कि एक सरफेस है अर्थ की, वो बिल्कुल स्मूथ है और उसके दरमियान में क्या होगा कि कुछ डिप्रेशन डेवलप होंगे, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा कि वहाँ पे जो वाटर है वो मौजूद होगा और उसे हम क्या कहते हैं, वाटर बेसिन। देखिए वाटर विद इन द बेसिन, इसको हम क्या कहते हैं कि जो वाटर बेसिन हमने कहा ना कि एक मतलब डिप या डिप्रेशन है, तो जो पानी मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जी लेक एंड पॉन्ड, ठीक है, मतलब जिससे तालाब, झीलें, दरिया, ये चीज़ें आप सारी जो कह रहे हैं जहाँ पे वाटर बिल्कुल मौजूद है, वो फ्लो नहीं कर रहा, ये वाटर बेसिन की आपको पता होना चाहिए कि वाटर बेसिन में जो पानी है, ठीक है, वो स्टेशनरी है उस वक्त, ठीक है, वो उस वक्त मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह पे ही मौजूद है, एक कंटेनर में ही मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेक एंड पॉन्ड। ठीक हो गया। और ये एग्जांपल किसकी है, बेसिन की, क्योंकि लेक भी कोई बनी हुई है तो देखें वो एक डिप्रेशन है जिसमें पानी मौजूद है, और पॉन्ड हो गया तो उसमें भी ऐसे ही है, ठीक है, चाहे वो नेचुरल है या वो सिंथेटिक है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई, एक है बेसिन और दूसरा है चैनल। चैनल क्या चीज़ होती है, ये वाटर टेबल में आपको नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी की सैचुरेशन ज़्यादा होती है। तो वाटर विद इन द चैनल, एक है बेसिन और दूसरा है चैनल। चैनल में क्या होगा, उसको हम कहते हैं जी रिवर और दूसरे को हम कहते हैं जी स्ट्रीम। ठीक हो गया। अब एक देखा आपने वाटर विद इन द बेसिन कि जहाँ पे पानी बिल्कुल खड़ा है, स्टेशनरी है, तो उसको हमने कह दिया लेक एंड पॉन्ड, और दूसरे जो चैनल होंगे उसे हम क्या कहते हैं, रिवर एंड द स्ट्रीम। क्या मतलब है जी इसका, कि अगर इन दोनों का डिफरेंस आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिन में और चैनल में ये फ़र्क है कि चैनल में जो पानी होता है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, वो स्टेशनरी नहीं है, वो डायनेमिक्स में है, वो मूव करता जा रहा है कंटिन्यूसली। तो जब वाटर इन मूवमेंट होगा या वाटर इन फ्लो में होगा तो वो किस में होता है, जैसे नदी नाले हो गए या दरिया हो गए, तो ये उसकी एग्जांपल है चैनल्स की, और लेक और पॉन्ड एग्जांपल है किसकी, बेसिन की। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये चैनल देखें, चैनल में हमें चीज़ समझ में आ गई कि जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में ही होगा। तो जो वाटर इस अंडरग्राउंड चैनल, एक तो ग्राउंड पे है ना, जिसको आपने स्ट्रीम कह दिया, जिसको आपने रिवर कह दिया, लेकिन कुछ जो चैनल होते हैं वो अंडरग्राउंड भी होते हैं, और वो आपको वाटर टेबल में स्पेसिफिकली नजर आएंगे, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं एक्वीफर। ठीक हो गया। और एक्वीफर जो होते हैं, इसके ऊपर क्या होता है कि स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ लेयर्स जो होंगी वो सेडिमेंट्स की होंगी या कुछ रॉक्स, ऐसे पत्थर वगैरह मौजूद होंगे, ठीक है, तो उसके नीचे जो पानी होगा वो तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है। आप देखिए जब आप बोरिंग वगैरह करते हो, ठीक है, तो जब आप वो वापस वहाँ पे ड्रिलिंग करते जा रहे हैं, तो जैसे ही वहाँ पे वाटर टेबल को आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ रॉक्स वगैरह मिलेंगी। रॉक्स को जैसे ही आप ड्रिल करोगे तो वहाँ पे जो वाटर होता है वो तेज़ी से मूव कर रहा होता है, और उसी को फिर आप यूज़ कर लेते हैं बोरिंग के थ्रू। तो वो क्या चीज़ है, जो अंडरग्राउंड चैनल है उसमें जो पानी है वो किस फॉर्म में है, वो एक्वीफर की फॉर्म में है, जो कि आप बोरिंग का वाटर या उसको भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया कि वाटर इन द लिविंग बॉडी, कि जो पानी है आपका वो लिविंग बॉडी में किस तरह से मौजूद है या किस किस फॉर्म में मौजूद है। स्पेसिफिकली अगर इस पे भी हम बात करना चाहें तो 2-3 लेक्चर तो लिविंग बॉडी पे ही हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ कोर्स में आपके बिल्कुल पॉइंट्स दिए हुए हैं हमने उसको ही डिस्कस किया है कि लिविंग बॉडी को देखें तो वो 70% अगर देखें तो वो आपके पानी पे ही मुश्तमिल होती है। तो लिविंग बॉडी में देखें वाटर की इतनी ज़्यादा कंपोजिशन है, चाहे वो सेलुलर लेवल पे है या ओवरऑल बॉडी में भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि यही जो वाटर होगा वो इंटर होता है इकोसिस्टम में किस तरह से, कि सबसे पहले क्या होगा
कि प्लांट्स हैं वो अपनी रूट्स के थ्रू क्या करेंगे, इस वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक हो गया। और फिर प्लांट की सरफेस जो होती है उसके थ्रू या जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसके थ्रू क्या होगा, वापस उसकी इवेपोरेशन होगी और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या हुआ कि यही जो वाटर है, ठीक है, ये किस में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में। अगर आपको याद हो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, तो वहाँ पे आपने CO2 प्लस H2O गोज़ टू फॉर्म ग्लूकोज प्लस वाटर और ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे भी यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। तो फोटोसिंथेसिस में भी मेन कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, वाटर ही यूज़ हो रहा होता है। और फिर दूसरी चीज़ देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन या आपके जो मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे भी वाटर जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है। और कुछ ऐसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस होते हैं लिविंग बॉडी में। एंजाइम देखें, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दे दी कि एंजाइम एक्वस मीडिया हमेशा रिक्वायर करते हैं, अगर वाटर नहीं है तो वो कभी भी अपना जो एक कैटालिटिक फंक्शन होता है उसे परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटी या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जितने भी हैं वहाँ पर वाटर भी यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक स्केच है वाटर साइकिल को समझने के लिए, और उसमें जितने भी प्रोसेसेस यूज़ हुए हैं वो सारे भी इसमें आ जाएंगे। तो देखें, वाटर साइकिल को समझने के लिए हम सबको पता है कि पाकिस्तान के मशहूर इकोलॉजिस्ट का भी बयान है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। देखें, हम इसी वाटर साइकिल को स्टार्ट करने लगे हैं। तो देखें यहाँ पे, इधर आप अगर देखो या सिंपल हम देखें यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे देखें तो वाटर मेनली किस फॉर्म में है, ओशन की फॉर्म में है। यहाँ पे देखें तो इधर आपको प्लांट्स भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। अगर आप इधर टॉप पे देखें तो एक मुंह बनाया हुआ सन आपको नज़र आ रहा है, और ये इसने रेडिएशन छोड़ी हुई है। ठीक है, और इन रेडिएशन के नतीजे में क्या हो रहा है कि हमने पहले ही कहा कि वाटर साइकिल को ड्राइव करने के लिए जो एनर्जी है, मेन कौन सी चीज़ें हैं, आपकी जो सोलर एनर्जी है वो है, इसके साथ आपका जो ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटी है वो है, और तीसरा ट्रांसपिरेशनल पुल भी। तो ये रेडिएशन जो होती है ये हीट क्रिएट करेंगी। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ से वाटर जो होता है उसकी इवेपोरेशन हो रही है। ठीक हो गया। तो ये देखिए वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है ओशियन में, यहाँ से पानी क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। और दूसरा अगर इसको आप देखें, यहाँ पे प्लांट नज़र आ रहा है, तो यहाँ से जो वाटर का रिमूवल हो रहा है, साथ मैंने आपको ट्रांसपिरेशन लिख के बताया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया कि सोलर एनर्जी आ रही है, ठीक है, और वो जो वाटर बॉडीज़ हैं और साथ में जो प्लांट्स हैं वहाँ से वाटर को रिमूव भी करवा रहे हैं, और उसके नतीजे में क्या हो रही है, इवेपोरेशन। जब वो वाटर बॉडी से हो रही है तो उसे कहते हैं इवेपोरेशन, जब प्लांट सरफेस में हो रही है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे देखें तो आपको क्या हो रहा है कि जब इवेपोरेशन हो रही है तो यहाँ पे वेपर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये फ्री भी हैं। यही वाटर वेपर जब आपस में कंडेंस होंगे तो देखें उसके नतीजे में क्या बन रहे हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है, यानी क्या हो रहे हैं, बखारात बन रहे हैं। ठीक हो गया। और जब ये कंडेंस हो जाएंगे, इनकी जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और उसके नतीजे में क्या होगा कि ये अपने मैस की वजह से ज़मीन पर वापस आना शुरू हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, या जिसको अभी हमने रेनफॉल भी कह दिया है। तो ये रेनफॉल जब होगी तो वापस उसके नतीजे में क्या होगा, पानी ज़मीन पर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इस पे देखें तो यहाँ पे एक आपको पीक सी दिखाई हुई है कि जस्ट हम शो करने के लिए कि ये एक हाई पीक है जिसे हम माउंटेन कह रहे हैं। ठीक है, और पहाड़ों पे देखें, यहाँ पे आपको बर्फ़ भी नज़र आ रही है, यालाबारी भी नज़र आ रही है, स्लीट भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे हो रहे हैं। जब बारिश होगी तो पानी आएगा, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे पीक है, और यहाँ पीक से पानी जो होगा वह नीचे इधर डलवान जो होगी बनी हुई है ऐसे, और पानी जो होगा वो नीचे सरफेस पे आना शुरू हो जाएगा, और ये जो पानी का बहाव है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम कहते हैं रन ऑफ। ठीक है, आउट गोइंग वाटर करंट या पानी का बहाव, इसे हम कहते हैं रन ऑफ। देखिए यहाँ पे तो कुछ आपको चैनल्स भी नज़र आ रहे हैं, और वो चैनल कौन से हैं जिसे आपने स्ट्रीम या रिवर भी कह दिया है, क्योंकि वहाँ पे भी जो पानी है, देखें रन ऑफ में जो यहाँ पहाड़ों से पानी भी उतर रहा है उसका भी बहाव है, और इधर देखें चैनल्स में तो यहाँ पे भी जो रिवर और स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी पानी जो है वो मूव करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे वापस ये ओशन में पहुँच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज़ को देख लें, चैनल्स के थ्रू यहाँ पे ये जो है आपको एक लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, इस लाइन में क्या है कि ये आपको ग्राउंड वाटर दिखाई दे रहा है, कि ये जो रेड से मैंने शो किया हुआ ये ग्राउंड वाटर है। कुछ जो ग्राउंड वाटर है वो फिर किस फॉर्म में मौजूद है कि ये देखें यहाँ पे एक डिप या डिप्रेशन नज़र आ रहा है। ठीक है, जिसको हमने क्या कह दिया है,
पॉन्ड, जिसे आपने वाटर बेसन भी कहा था, ठीक है, ये बेसन भी लेबल किया और यहाँ पे मैंने पॉन्ड भी लिख दिया है और इसमें ये डार्ट शो कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी मौजूद है, लेकिन पानी जो है वो इन चैनल्स की तरह यूँ मूव करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वहाँ पे वो स्टेशनरी है, साकिन है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये अब आपकी अर्थ है, सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी है वो ज़मीन के नीचे इस तरह से जज़ब हुआ होता जा रहा है, जिससे हमने क्या दिया था, परकुलेशन या एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर, और उसे हमने क्या किया, पानी का इंजज़ाब या परकुलेशन। यहाँ पे जो अपर सरफेस आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे एक लाइन आपको ब्लैक में नज़र आ रही है, इसे मैंने कहा है वाटर टेबल। अगर इससे ऊपर देखें तो मैंने यहाँ पे ये स्केच किया हुआ है अनसैचुरेटेड जोन। क्या मतलब है कि वाटर यहाँ पे मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मौजूद होंगे। ठीक हो गया। तो पानी ने इसको फुली सैचुरेट नहीं किया होता, तो इसे हमने कह दिया अनसैचुरेटेड जोन। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो नीचे सरफेस सारी है, यहाँ पे देखें तो मैंने इसे लेबल किया हुआ है सैचुरेशन जोन, कि यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपकी जो अर्थ है उसको मैक्सिमम किसने, वाटर ने सैचुरेट किया हुआ है, तो इसे हमने कह दिया सैचुरेशन जोन। इस सैचुरेशन जोन में देखें तो ये सबसे जो टॉप सरफेस नज़र आ रही है उसे हमने कह दिया वाटर टेबल। अभी हमने इसे डिफाइन भी किया था, द टॉप ऑफ द सैचुरेशन जोन। ये सैचुरेशन जोन है सारा, और इसकी जो टॉप है ये है वाटर टेबल, नीचे सारा पानी बहुत ज़्यादा मौजूद होगा। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी एक लेयर सी नज़र आ रही है, ये कोई भी सेडिमेंट्स की लेयर होगी, ठीक है, रॉक्स होंगे, जिनके नीचे यहाँ पे आपको एक अंडरग्राउंड रिवर नज़र आता है, जिसको आपने कह दिया था एक्वीफर। और फिर जब आप यूँ यहाँ से ड्रिलिंग करते हुए आएंगे, जब आप इसको ड्रिल करेंगे तो यहाँ से पानी फिर बोर के थ्रू आप वापस वहाँ पे ले लेंगे, तो इसे हमने क्या दिया था, एक्वीफर। तो ये देखें कि वाटर है आपका, यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्म में कभी मौजूद है, कभी वेपर्स की फॉर्म में मौजूद है, कभी वो वाटर बॉडी की फॉर्म में मौजूद है, कभी वो बेसन की फॉर्म में है, कभी वो वाटर टेबल की फॉर्म में है, कभी सैचुरेशन जोन की फॉर्म में है, कभी चैनल्स की फॉर्म में है। तो देखें ये जो एक्टिविटी होती है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है ओशियन में, वापस इवेपोरेशन हो रही है, फिर ये क्लाउड फॉर्मेशन, तो सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो रिपीट होते जाएंगे। तो ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है पूरी, जिसमें पानी आपके एटमॉस्फेयर से अर्थ पे भी आ रहा है और अर्थ से वापस आपके एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है थ्रू द सक्सेसिव प्रोसेसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक हो गया। वाटर साइकिल के बारे में ये बहुत इजी सा एक प्रोसेस है, एक इजी सा साइकिल है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ स्किप हो जाए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट लास्ट वाली याद रखिएगा, आप जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल को सर्च कर लें, ठीक है, हर एक एलिमेंट की जो नेचर होती है वो चेंज होती जाती है। फॉर एग्जांपल कार्बन साइकिल को देखें तो वो कार्बन कभी भी फ्री फॉर्म में आपको नज़र नहीं आ रही, कभी वो कार्बोनेट्स की फॉर्म में नज़र आ रही है, कभी बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, कभी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, लेकिन सिंगल कार्बन आपको नज़र नहीं आ रही, कभी ग्लूकोज की फॉर्म में भी नज़र आ रही है। मतलब कहने का ये है कि पूरे बायोजियोकेमिकल साइकिल में वाहिद वाटर है जिसकी किसी और फॉर्म में मतलब कन्वर्जन नहीं हो रही, वो हमेशा H2O की फॉर्म में आपको नज़र ही आएगा। ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नाइट्रोजन साइकिल हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।